सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है तो देखो और मुझे इनमें से कौन सी है साइट है, तो यही तो होता है। नमस्कार दोस्तों, डू यू नो 2.0 सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। डू यू नो 2.0 सीरीज के आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार किन किन तरीके के फंड्स का यूज करती है, मतलब भारत सरकार कितने तरीके के अकाउंट्स का यूज करती है और उनकी अपनी खास बात क्या है। यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दरअसल पॉलिटी का यह अपने आप में एक टॉपिक है। डू यू नो 2.0 सीरीज के हर एक एपिसोड की खास बात है कि हम कम से कम समय में कुछ ऐसा सीखते हैं जिसको कि काफी इफेक्टिव तरीके से हम अपने दिमाग में बैठा सकें और कभी ना उसे भूलें। तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान देना है यहां पर बेसिक से। दोस्तों, अगर फंड्स की हम बात करें तो हमें ध्यान देना होगा कि भारत सरकार 3 तरीके के फंड्स यूज करती है। कौन कौन से ये 3 तरीके के फंड्स हैं, ऐसे आप एरो बना लो। पहला टाइप फंड जो होता है इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा जो फंड का प्रकार होता है इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी फंड। और जो तीसरा प्रकार होता है अकाउंट का इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये 3 प्रकार के फंड्स होते हैं। अब इसको हमें समझने के लिए क्या करना है, हमें अपना एक क्राइटेरिया बना लेना है। कैसे? कि जैसे इन अकाउंट्स में इनकम कहां से होती है और इसमें एक्सपेंस कैसे होते हैं। तो पहले तो आप लिख लो आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें इनकम कहां से आती है इन अकाउंट्स में। तीसरा फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सपेंस कहां से आते हैं, मतलब इन अकाउंट से सरकार खर्चा कहां पर करती है। और चौथा देखेंगे कि इसकी अथॉरिटी की जरूरत इससे पैसा निकालने में पड़ती है। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 1 में प्रावधान है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 266 2 में प्रावधान है। और कंटिजेंसी फंड के लिए आर्टिकल 267 1 में प्रावधान है। अब अगर बात करें कि कंसोलिडेटेड फंड में इनकम कहां से आती है, तो आपको ध्यान रखना है सरकार जितना भी आपके ऊपर टैक्स लगा रही है प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन सब से आने वाला पैसा कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट में जाता है। इसका मतलब यह आप समझ लो, आप जितना भी सरकार को टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हो, सरकार वो सब इस अकाउंट में रखती है। इसके अलावा जैसे कि सरकार आपके लिए रेलवे चला रही है, रेलवे से सरकार की इनकम होती है। बीएसएनएल चला रही है, उससे सरकार की इनकम होती है। पेट्रोल आपको बेच रही है सरकार, उससे इनकम होती है। ये सब जितना ओवरऑल पैसा आ रहा है सब सरकार कंसोलिडेटेड फंड में डालती है। दूसरी तरफ अगर कंटिजेंसी फंड की बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें डेली की इनकम नहीं आ रही होती है। ये एक तरीके का रिजर्व अकाउंट है। इसमें हमेशा आपको रिजर्व रख के चलना पड़ता है। ये अपने आप में एक नियम है। इसमें आपको रुपए 500 करोड़ हमेशा रिजर्व में रखकर चलना पड़ता है। यह बहुत पुराना वैसे कानून है। ये इस वजह से रिजर्व में रख के चलना पड़ता है कि कभी भी ऐसे एक्सपेंसेस देश में आ जाएं जो कि बिन बुलाए एक्सपेंसेस हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी तो यही होता है। कभी कभी आप देखते हो बिन बुलाए एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसा बचत किया हुआ रखा रहता है तो वही तो काम आता है ना। तो ये ऐसा पैसा है जिसे आपने रिजर्व करके रखा हुआ है। सरकार इसका यूज तब करेगी जब खुदा ना खासा, ईश्वर ना करे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए, उस केस में इस पैसे का यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से इसको रिजर्व को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है। अब अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी इनकम पता है क्या होती है? इसका नाम ही पब्लिक अकाउंट इसलिए है कि जो पैसा आप बचत स्वरूप या इन्वेस्टमेंट के रूप में सरकार के पास रख रहे हो, सरकार वो पैसा इस अकाउंट में रखती है। जैसे कि आपने अगर कोई इंश्योरेंस कराया, बीमा, मान लो आप LIC से करा रहे हो तो पैसा देते हो ना, वो पैसा यहां रखा जाता है। इसके अलावा आपके सेविंग अकाउंट्स हो गए, ये सब पैसा सरकार यहीं रखती है। इसके अलावा आपने मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो ये भी पैसा यहीं पर आ रहा है। जितना भी इन्वेस्टमेंट का पैसा है, आपने
पोस्ट ऑफिस में पैसा आप जमा करते हो, वो सारा पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ही आता है। अब आगे बात करते हैं एक्सपेंसेस। सरकार इसमें सारा रेवेन्यू का पैसा ले रही है, इसी से ऑल एक्सपेंस भी करती है। जैसे कि मान लो गरीबों के लिए योजनाएं निकाली जा रही हैं, एमएसएमईज के लिए सरकार पैसा दे रही है, वो सब, और सरकार अगर किसी को सब्सिडी दे रही है तो वो सब सरकार इसी से ही दे रही है, कंसोलिडेटेड फंड से। यहां पर अगर बात करी जाए तो एक्सपेंसेस है नहीं, ऐसे कर दो। और अगर बात करी जाए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की, तो सेम जो पब्लिक का पैसा आ रहा है, पब्लिक को ही रिटर्न कर रही है सरकार इन्हीं रूप में। जैसे कि बचत अकाउंट में आपके पैसा है, सेविंग अकाउंट में मान लो सरकार आपको 4% दे रही है, तो 4% जो आपका बचत का होगा वो इसी मोड में दे देगी। आपने पेंशन के लिए पैसा जमा किया था, पीएफ कटवाया था, वो सब इसी में जा रहा था। जब आप 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, तो उसके बाद आपकी पेंशन इसी पैसे से वापस आएगी। अब बात कर लेते हैं अथॉरिटी। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने से पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी, मतलब संसद से परमिशन लेनी होती है, तभी सरकार पैसा निकाल पाएगी। कंटिजेंसी फंड से पैसा सरकार पहले निकाल सकती है, लेकिन बाद में पार्लियामेंट को बताना जरूर पड़ेगा। मतलब अगर यहां पर कंटिजेंसी फंड में बात करें तो प्रायर विड्रॉल पार्लियामेंट को बताना होगा, लेकिन कंटिजेंसी की बात करें तो पोस्ट विड्रॉल बताना होगा, लेकिन बताना जरूर होगा, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अब अगर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके लिए नो परमिशन, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट की। सरकार इसका पैसा अपने आप ही लोगों को दे सकती है, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, लोगों ने सरकार के पास जमा किया है, तो वापस उन्हें रिवर्स करने के लिए सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप तीनों अकाउंट्स को समझ गए होंगे आर्टिकल के बेसिस पे। इस तरीके से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करके समझोगे चीजों को तो आपको समझ आएंगी। कल दोपहर में 12 बजे मैंने करंट अफेयर की मैराथन लगाई हुई है वरुण अवस्थी चैनल पे, आपके इसी चैनल पे। आपने स्ट्रीम देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाके रिमाइंडर सेट कर लो। 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में डिस्कस कराऊंगा उस मैराथन में। साथ में इतना ही नहीं, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर की के साथ आपको पीडीएफ भी कल शाम तक ही अपलोड कर दूंगा एग्जाम इंजन पे, तो जाके स्ट्रीम आप सेट कर लो। और साथ में 16 तारीख से, मतलब मंडे से, प्रयास बैच में नया जीएसजीके का फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप उसके लिए एडमिशन ले सकते हो एग्जाम इंजन पे। उसकी कॉस्ट मैंने 1500 रखी हुई है। इस 1500 रुपए में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं आपका कवर करा रहा हूं। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मैं दे रहा हूं। 12:30 बजे क्लास चला करेगी। 2023 के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए कारगर साबित होगा। और हाँ, ऐसा बैच है कि उसके बाद आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पीसीएस तक के लिए भी आप इस बैच की मदद से बहुत आराम से क्लियर कर जाओगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मिलते हैं कल फिर से इसी तरीके के एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में डू यू नो 2.0 में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है,